नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द ऑनलाइन स्टडी एग्ज़ाम। दोस्तों, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी एग्ज़ाम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप किसी अन्य एग्ज़ाम की तैयारी भी करते, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते, तो आपके लिए आधुनिक भारत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये जो बिहार शिक्षक भर्ती का जो है, ये आधुनिक भारत इतिहास दिया गया है। अगर आप अभी तक इस सेट को नहीं पढ़ें या नहीं लगाए हैं तो लगाना ना भूलिएगा। ये सेट जो है द ऑफिसर अकादमी के द्वारा जो है तैयार किया गया है। तो चलिए दोस्तों, समय को देर न करते हुए आज के हम सेशन को शुरू करते हैं। मुगल साम्राज्य का पतन और स्वायत्त राज्यों के उदय दिया गया। इसमें जंतर मंतर का निर्माण किसने किया था? तो जंतर मंतर जो है, इसका निर्माण जो है महाराजा जय सिंह के द्वारा किया गया था। महाराजा जय सिंह। निम्नलिखित कथनों में कौन बहादुर शाह जफर के बारे में सही नहीं है? तो बहादुर शाह जफर के बारे में सही नहीं है, तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर देखा जाए तो बिना साम्राज्य का सम्राट था, और बिना साम्राज्य का सम्राट था, बिल्कुल सही है। इब्राहिम जौक और असद उल्लाह खां गालिब उसके कविता के शिक्षक थे। हसन अस्करी उसके आध्यात्मिक निदेशक भी थे, ये भी सही है। वह 1 लाख रुपये से कम प्रति माह ईस्ट इंडिया कंपनी को पेंशन के रूप में प्राप्त करता था। तो यह गलत दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर, यह गलत दिया गया है। बंगाल में एक नए भूभाग अभिजात वर्ग की स्थापना किसने किया था? तो बंगाल में एक नए भूभाग अभिजात वर्ग की स्थापना किसने किया था? तो यह किया था मुर्शिद कुली खान ने। ऑप्शन नंबर इसका राइट है मुर्शिद कुली खान। निम्नलिखित में से किस औरंगजेब ने उत्तराधिकारी का शासन सबसे कम था? तो बताना कि किस जो है औरंगजेब ने उत्तराधिकारी का शासन सबसे कम था। तो सही उत्तर देगा ऑप्शन नंबर बी, जहादर शाह का जो शासन सबसे कम था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर देगा। प्लासी के युद्ध के पश्चात बिहार प्रांत का उप दीवान किससे नियुक्त किया गया था? प्लासी युद्ध के पश्चात तो बिहार का उप दीवान किससे नियुक्त किया गया था? तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राजा सिताब राय को। सिताब राय को जो है बिहार का उप दीवान नियुक्त किया गया था। किसकी सहायता से हैदर अली ने 1755 में डिंडीगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना किया था? तो यह जो किसके सहयोग से स्थापना किया था? तो फ्रेंचों के फ्रांसीसियों के सहयोग से जो था हैदर अली ने जो था डिंडीगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना किया था, फ्रेंच के सहयोग से। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर देगा। वह पहला भारतीय कौन था जो हाउस ऑफ कॉमन का सदस्य बना था? तो हाउस ऑफ कॉमन इसका सदस्य बना था तो दादा भाई नौरोजी इसका राइट आंसर होगा, दादा भाई नौरोजी। किस यूरोपीय समुदाय ने भारत के साथ प्रथम व्यापारिक संबंध स्थापित किया था? तो यह स्थापित किया था पुर्तगालियों ने, यह स्थापित किया था ऑप्शन नंबर 4 पुर्तगालियों ने। बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? तो डकैती हेतु प्रसिद्ध कौन था? तो पुर्तगाली। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। पुर्तगाली जो था छीन झपट के लिए बहुत प्रचलित था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन जो है नीला जल योजना ब्लू वाटर की नीति से संबंधित है? तो ब्लू वाटर की नीति किसने लाया था? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, फ्रांसिस्को दी अल्मीडा लाया था। फ्रांसिस्को दी अल्मीडा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो लॉर्ड क्लाइव जो था भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, लॉर्ड क्लाइव। बम्बई पुर्तगाली राजकुमारी के विवाह के उपलक्ष्य में इंग्लैंड के राजकुमार को दे दिया था, तो उस राजकुमार का नाम क्या था? तो उस राजकुमार का नाम था चार्ल्स द्वितीय। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है चार्ल्स द्वितीय। निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध कौन सा था? निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध कौन था? तो सही उत्तर देगा अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण करना। ये जो प्रथम कर्नाटक युद्ध का कारण था। ऑप्शन नंबर जो है 4 इसका सही उत्तर देगा। निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को सौली के स्थान पर आया था? वो इस सवाली के स्थान पर आया था तो सेंट थॉमस के युद्ध में। सेंट थॉमस ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर देगा, सेंट थॉमस के युद्ध में। 15 नंबर दिया गया है कि भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया था? तो 1612 में अंग्रेजों ने अपने पहली फैक्ट्री जो स्थापित किया था कहाँ पे? तो सही उत्तर देगा ऑप्शन नंबर 4 सूरत में स्थापित किया था। सूरत में कहीं कहीं 12 देता है, कहीं कहीं 1613 भी देता है दोस्तों, 1613 भी देता है,
कहीं 12, कहीं 11 भी देता है। तो इसको याद रखिएगा, यहाँ पे दिया गया है कि 1612 में। देखा जाए तो सबसे पहले जो है अंग्रेज 1608 में जो कैप्टन हॉकिंस आया था, ये 1608 में आया था। 1608 में अपना पहला फैक्ट्री जो था यह सूरत में स्थापित किया था, अस्थायी किया था। लेकिन स्थायी कहेगा तो कहाँ किया था, तो 1611 में मसूलीपट्टनम में। और फिर दोबारा जो है सूरत में कब स्थापित किया था, तो सूरत में दोबारा जो है यानी कि अस्थायी किया था तो 1613 में स्थापित किया था। कब, 1613 में, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। भारत में पुर्तगालियों ने सर्वप्रथम अपना दुर्ग कहाँ निर्मित किया था, तो पुर्तगाली सबसे पहले अपना दुर्ग जो है कोचीन में स्थापित किया था। कहाँ पे, कोचीन में। बंगाल में निम्न में से कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया था, तो डचों ने कौन सा कारखाना स्थापित किया था, तो चिनसुरा। चिनसुरा में जो था डचों ने जो है बंगाल में अपना कारखाना स्थापित किया था। बंगाल में निम्न से कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया था, तो चिनसुरा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सा खोजकर्ता भारत आना चाहता था किंतु इसके बजाय अमेरिका के तट पर पहुंच गया था, तो जानते हैं कि अमेरिका की खोज किसने किया था, तो आपका इसका राइट होगा क्रिस्टोफर कोलंबस ने भारत की खोज पर निकला था, लेकिन गलती से जो था अमेरिका की खोज कर दिया था। तो ऑप्शन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा। 1505 में भारत के पहले पुर्तगाली वायसराय द्वारा किस किले पर निर्माण किया गया था, तो यह किला का निर्माण किया गया था सेंट एंजेलो फोर्ट। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत में समुद्री मार्ग की पहली खोज किसने किया था, तो भारत में समुद्री मार्ग की पहली बार खोज जो है ये वास्को डी गामा ने किया था 1498 में। ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो वास्को डी गामा कौन था, तो पुर्तगाली था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है, पुर्तगाली। गोवा को पुर्तगाल से स्वतंत्रता किस वर्ष प्राप्त हुआ था, तो गोवा को पुर्तगाल से स्वतंत्रता जो है यह 1961 में प्राप्त हुआ था। ऑप्शन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले आया भी था 1498 में और सबसे बाद में भी गया भी था 1961 में, तो ध्यान रखिएगा। पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर कब्जा कब किया गया था, तो पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर कब्जा जो है ये कब किया गया था, तो 1485 AD में किया गया था। ऑप्शन नंबर जो है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे दिया गया है कि पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर कब्जा कब किया, तो गोवा पे कब्जा दिया जा रहा है। तो दोस्तों आपका यहाँ पे जो है 1485 देखिए गलत दिया गया है, क्योंकि पुर्तगाली जो है 1480 हो जाएगा। यहाँ पे सी दिया गया तो 1510 में किया गया था, यानी कि 1510 में जो था पुर्तगालियों ने गोवा पर कब्जा किया था, तो ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भारत में पूर्वी तट पर स्थित इनमें से किस स्थान पर अंग्रेजों ने 1611 में अपना पहला कारखाना खोला था, तो 1611 में जो था ये देखिए ये भारत का चित्र है। तो सबसे पहले जो है यानी कि 1608 में जो था अस्थायी रूप में कहाँ खोला था, सूरत में, और अस्थायी रूप में जो है मसूलीपट्टनम में खोला था। कब, 1611 में। और फिर जब सूरत में अस्थायी कब किया था, तो 1613 में किया था, तो ये ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1611 में मसूलीपट्टनम में खोला था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के किस शहर में अपना पहला व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के किस शहर में अपना पहला व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था, तो सूरत में किया था। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट है, सूरत में, जो अस्थायी रहा था। बताइए कि जो इंग्लैंड की रानी भारत की महारानी घोषित किया गया था कब, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि 1877 में जो है ये इंग्लैंड की महारानी जो थी भारत की महारानी घोषित किया गया था 1877 में। 26 दिया गया है कि डैश बताना है कि प्रारंभिक तौर पर ईस्ट इंडिया के साथ व्यापार करने के लिए गठित किया गया था, लेकिन अंत में यह मुख्य रूप से भारतीय उपमहाद्वीप और चीन के साथ व्यापारिक तक ही सीमित हो गया था। तो यह था ईस्ट इंडियन कंपनी। ईस्ट इंडियन कंपनी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जब फ्रांसीसी नेतृत्व में फ्रांस ने डैश पर कब्जा कर लिया था तब पहला कर्नाटक युद्ध हुआ था। किस पर कब्जा करने के कारण, तो मद्रास पर जब फ्रांसीसियों ने कब्जा कर लिया था तब जो इसका पहला कर्नाटक युद्ध हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का शासक कौन था, तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का शासक कौन था, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अकबर था, क्योंकि 1605 में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किया गया था। उस समय शासक कौन था, अकबर था। और जब अकबर 1602 में किया गया था,
1600 ईस्वी में जो ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हुआ था, लेकिन अकबर की मृत्यु कब हुआ था? 1605 में। तो स्थापना का समय अकबर जो है मुगल बादशाह था। लेकिन अगर पूछा जाएगा कि किसके शासनकाल में हॉकिंस आया था, तो जहांगीर के शासनकाल में 1608 में आया था, क्योंकि 1608 में अकबर जो है मर गया था, और पहला ही 1605 में ही। भारत में फोर्ट विलियम डैश किस नदी पर स्थित है? तो भारत में फोर्ट विलियम जो है, तो यह आपका राइट आंसर होगा हुगली नदी। ऑप्शन नंबर 20 का है, हुगली नदी के तट पर स्थित है। कहाँ? तो पश्चिम बंगाल में। भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसने किया था? तो वास्को डी गामा ने किया था 1498 में। कब? तो 1498 में किया था, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि भारत में अपने नियंत्रण को बढ़ाने हेतु ब्रिटिश और भारतीयों के बीच कई युद्ध लड़े गए थे, परंतु निम्नलिखित में से युद्ध जो उसमें शामिल नहीं था। तो आपको बताना कौन सा युद्ध शामिल नहीं था। तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, एंग्लो बांग्ला युद्ध शामिल नहीं था। एंग्लो बांग्ला युद्ध। निम्नलिखित में से किन स्थानों पर डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए थे? तो व्यापारिक अड्डे जो थे नागपट्टनम, चिंसुआ, मसूलीपट्टनम, सूरत, भरूच, आगरा, कोचीन, अहमदाबाद, पटना, ये सभी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 4 इनमें से सभी हो जाएंगे। अंग्रेज ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपने ने खुद को भारत के दौरान स्थापित किया था। तो कब स्थापित किया था? 1600 जो है 1600 से 1612 तक। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को और किस नाम से जाना जाता है? तो इससे जो है और किस नाम से जाना जाता है? तो जॉन कंपनी। ऑप्शन नंबर 20 का राइट है, जॉन कंपनी के नाम से जानते हैं। पुर्तगाली व्यापारी गोवा की भूमि पर पहली बार किस सदी में आए थे? तो ये जो है 16वीं सदी में पुर्तगाली व्यापारी गोवा की जो भूमि पर कौन सदी में आए थे? तो 16वीं सदी में। ऑप्शन नंबर 30 का राइट आंसर हो जाएगा। गोवा की भूमि, हाँ गोवा की भूमि 16वीं सदी में हो जाएगा, क्योंकि जो है गोवा की भूमि पूछा जा रहा है तो ये 1510 में हुआ था। गोवा पर कब अधिकार किया था? 1510 में। तो कब हो जाएगा? 16वीं सदी हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। अगर कहेगा तो भारत कब आगमन किया था? तो 15वीं सदी में। कब? तो 1498 में जो था आया था भारत, तो 15वीं सदी हो जाएगा। लेकिन यहाँ पूछा जाएगा गोवा पर भूमि पर पहली बार किस सदी में आया था? तो 1510 में, यानी कि 16वीं सदी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 30 का राइट आंसर होगा, ध्यान दीजिएगा। आगे दिया गया है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने के लिए अधिकार किसने दिया था? तो यह महारानी एलिजाबेथ ने दिया था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो महारानी एलिजाबेथ किसने? तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने। नेक्स्ट प्रश्न है कि वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो 1498 में आया था वास्को डी गामा, 1498 में। वास्को की डी गामा ने समुद्री मार्ग के रास्ते में भारत में पहला कदम रखने वाला प्रथम यूरोपीय था। तो कब रखा था? तो ये 1498 में अपना पहला कदम रखा था, यानी कि सी इसका राइट आंसर होगा भारत में। भारत में जो केरल के कालीकट बंदरगाह पर आया था, तो ये ध्यान रखिएगा। उस समय वहाँ का राजा कौन था? तो जमोरिन था। नेक्स्ट प्रश्न के निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को सवाली के स्थान पर आया था? तो सवाली के स्थान पर किसको हराया था? तो सेंट थॉमस क्यूट में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। थॉमस बैट को हराया था, थॉमस बैट को। पुर्तगालियों द्वारा वर्ष 1661 में इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय को पुर्तगाली के राजा की बहन से शादी करने का दहेज रूप में किस भारतीय शहर को उपहार दिया था? तो यह जो था पूरे बम्बई को दान दे दिया था, पूरे बम्बई को। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। यूरोपीय व्यापारी 1498 ईस्वी में पुर्तगाली अन्वेषक वास्को डी गामा के आगमन के साथ पहले भारतीय तटों पर किस शहर में नजदीक पहुंचे थे? तो यह कोचीन पहुंचा था। कहाँ पे? कोचीन। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर कोचीन में। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया, प्रश्न नंबर 41 दिया गया है। कोचीन के कालीकट यहाँ पे दिया गया, कालीकट नजदीक हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा कालीकट। कोचीन के कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा था दोस्तों। पुर्तगाली खोजकर्ता वास्को डी गामा पहली बार समुद्र रास्ते भारत में कहाँ उतरा था? तो सही उत्तर हो जाएगा कि पुर्तगाली खोजकर्ता वास्को डी गामा पहली बार समुद्र रास्ते भारत में कहाँ उतरा था? तो कप्पा डाकू केरल में। कपक डाकू केरल में उतरा था। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अंग्रेजों ने भारत में क्षेत्रों को प्रांतों में विभाजित किया, बंगाल, बॉम्बे और मद्रास, जिन्हें क्या कहा जाता था? इसे प्रेसिडेंटी कहते थे। क्या? प्रेसिडेंसी। अगला प्रश्न दिया गया है कि भारत में अंग्रेजों द्वारा निर्मित पहला किला कौन सा था?
तो भारत में अंग्रेजों द्वारा निर्मित पहला किला तो फोर्ट सेंट जॉर्ज था, फोर्ट सेंट जॉर्ज। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। केप ऑफ गुड होप कहाँ स्थित है? तो केप ऑफ गुड होप जो है यह दक्षिण अफ्रीका में स्थित है, दक्षिण अफ्रीका में। इसी को आंसा अंतरिक्ष द्वीप भी कहते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी को 31 दिसंबर को महारानी एलिजाबेथ 31 दिसंबर 1600 को महारानी एलिजाबेथ प्रथम द्वारा अंग्रेजी रॉयल चार्टर दिया था। कब? 31 दिसंबर 1600 को। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। महारानी एलिजाबेथ द्वारा हस्ताक्षरित एक चार्टर के माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था। कब? तो इसका गठन किया गया था 1600 ईस्वी में। कब? 1600 में। ऑप्शन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस आंदोलन ने गोवा में पुर्तगाली राज को समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो यह निभाया था गोवा मुक्ति आंदोलन। गोवा मुक्ति आंदोलन इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में पहली ब्रिटिश प्रेसिडेंसी की स्थापना कहाँ की गई? तो भारत में पहली ब्रिटिश प्रेसिडेंसी की स्थापना कहाँ किया गया था? तो सूरत में किया गया था, सूरत में। ऑप्शन नंबर 6 का सही उत्तर हो जाएगा। अरब व्यापारियों ने लाल सागर और भूमध्य सागर के बंदरगाहों के माध्यम से भारतीय वस्तुओं को कहाँ भेजा करते थे? तो यह जो भेजा करते था यूरोप। कहाँ पे भेजा करता था? तो यूरोप भेजा करता था। ऑप्शन नंबर जो है 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी और उसका क्षेत्र के क्षेत्रीय राज्य देखते हैं। तो किसने जो ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ प्लासी का युद्ध लड़ा था? तो प्लासी का युद्ध जो है कब लड़ा गया था? तो 1757 में लड़ा गया था। तो किसके बीच लड़ा गया था? तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यानी कि प्लासी का जो है ये अंग्रेज और जो है सिराजुद्दौला के बीच लड़ा गया था, अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच। तो ऑप्शन नंबर जो है 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आगे प्रश्न दिया गया है कि बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला प्लासी की लड़ाई हारे थे। तो कब हारा था? तो सही उत्तर है प्लासी की लड़ाई कब हुआ था? तो 1757 में। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बक्सर के युद्ध कब हुआ था? तो यह 1764 में होता है, ध्यान रखिएगा। उस फ्रांसीसी सेनापति का नाम बताइए जो 1760 के वांडीवास युद्ध में पराजित हुआ था। तो वांडीवास के युद्ध में जो काउंट डी लाली पराजित हुआ था, काउंट डी लाली जो फ्रांसीसी सेनापति था। अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि जो है किसके साथ किया था? तो अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि जो था ये किसके साथ किया था? तो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में किया था, तो टीपू सुल्तान के साथ। ऑप्शन नंबर 6 का राइट होगा टीपू सुल्तान। इनमें से किसी ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण प्रणाली सहायक संधि के खिलाफ बगावत नहीं किया था? तो हैदराबाद के निजाम ने बगावत नहीं किया था, ये सहायक संधि स्वीकार कर लिया था। सहायक संधि जो है लॉर्ड वेलेस्ली ने लाया था। कब लाया था? 1798 में लाया था लॉर्ड वेलेस्ली ने। सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान किया था। कब? तो यह प्रदान किया गया था 12 अगस्त 1765 के इलाहाबाद की संधि के तहत। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर। किस संधि? तो इलाहाबाद संधि के तहत। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किससे बनाया? तो मुर्शिदाबाद का उप दीवान जो था ये मोहम्मद रजा खान को बनाया। मोहम्मद रजा खान को जो है ये बनाया था। कहाँ का दीवान? तो ये मुर्शिदाबाद का उप दीवान बनाया था मोहम्मद रजा खान को। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह को वजीर गाजीउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था? तो यह जो था शाह आलम द्वितीय को जो था, मुगल बादशाह जो था शाह आलम द्वितीय को वजीर गाजीउद्दीन जो था दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था। ऑप्शन नंबर जो है 20 का राइट होगा शाह आलम द्वितीय को। निम्नलिखित बंगाल के नवाबों में से प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों से कौन पराजित हुआ था? तो अंग्रेजों से प्लासी के युद्ध में कौन पराजित हुआ था? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सिराजुद्दौला हुआ था। सिराजुद्दौला कब? तो 1757 में जब प्लासी का युद्ध हुआ था उस समय अंग्रेजों से हार गया था सिराजुद्दौला। बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था? तो बक्सर का युद्ध जो है 22 अक्टूबर 1764 को लड़ा गया था। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को जो कहाँ लड़ा गया था? तो यह बक्सर यानी कि जो है यानी कि बिहार के बॉर्डर के पास ये लड़ा गया था। ये याद रखिएगा। स्वतंत्र राष्ट्र मैसूर, बंगाल, पंजाब और अवध देखते हैं। तो इनमें से किस युद्ध के भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद की नींव रखी गई थी? तो ब्रिटिश उपनिवेशवाद की नींव रखी गई थी
तो यह प्लासी के युद्ध में, ऑप्शन नंबर 20 का राइट होगा। प्लासी का जब 1757 में हुआ था तो उस समय यह ब्रिटिश उपनिवेशवाद की नींव रखी गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि सहायक संधि की प्रणाली को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय मूल शासक कौन था? तो पहला भारतीय मूल शासक ये हैदराबाद के निजाम जो थे, ये सबसे पहले सहायक संधि पर हस्ताक्षर किया था, तो हैदराबाद के निजाम। अगला प्रश्न है कि किसने जो है अनुसार ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारतीय शासकों को अपने स्वतंत्र सशस्त्र सेना रखने की अनुमति नहीं दी गई थी? तो यह नहीं दिया गया था सहायक संधि प्रणाली में, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर, सहायक संधि प्रणाली में नहीं रखने के दिया गया था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है बम्बई कंपनी ने बम्बई किससे लिया था? तो बम्बई जो था ये पुर्तगालियों से लिया था। किससे? पुर्तगालियों से, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर जाएगा। मुगल ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी अधिकार बंगाल, बिहार और उड़ीसा के राजस्व संग्रह करने और दीवानी मामले का निस्तारण करने का अधिकार किस वर्ष प्रदान किया गया था? तो यह प्रदान किया गया था 1765 के इलाहाबाद के संधि के तहत, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बक्सर का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को लड़ा गया था, 22 अक्टूबर 1764 को, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान टीपू सुल्तान की राजधानी के रूप में प्रसिद्ध था? तो सभी लोग जानते हैं कि टीपू सुल्तान की अपनी राजधानी जो है श्रीरंगपट्टनम बनाया था। कहाँ पे? श्रीरंगपट्टनम, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है, श्रीरंगपट्टनम। दोस्त मोहम्मद खान के खिलाफ 1838 में हुई त्रिपक्षीय संधि पर किस किस ने हस्ताक्षर किए थे? तो दोस्त मोहम्मद खान ने खिलाफत में जो 1838 में हुई त्रिपक्षीय संधि पर किस किस ने हस्ताक्षर किए थे? तो इस पर जो 3 व्यक्ति ने हस्ताक्षर किया था, एक था लॉर्ड ऑकलैंड, महाराजा रंजन सिंह और शाह शुजा, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर जाएगा। श्रीरंगपट्टनम में हुए चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में किसकी हत्या हुआ था? तो चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में देखा जाए तो टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गया था और दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली की। तो चौथे में जो टीपू और दूसरे में हैदर अली, तो हैदर अली के जो है ये दूसरे में हुआ था और चौथे में टीपू सुल्तान, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर जाएगा। 1782 में जो था ये हैदर अली जो मर गया था और चौथे में जो है टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गया था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि अंग्रेज ने सन कितना में पंजाब पर कब्जा किया था? तो 1849 में जो था पंजाब पर कब्जा किया था अंग्रेजों ने। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि आयरकूट ने नेतृत्व में ब्रिटिश सेना ने कब पोर्टनोवा में हैदर अली को हराया था और मद्रास को बचाया था? तो सही उत्तर देगा ये जुलाई 1781 में जो था पोर्टनोवा के युद्ध में हैदर अली को हराया था और मद्रास को बचाया था, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना 1757 में प्लासी की लड़ाई में अंग्रेजों को जीत के बाद घटी थी? तो यह घटा था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार का विस्तार हुआ था, ऑप्शन नंबर जो 30 का राइट आंसर देगा। अंग्रेजों ने मैसूर के साथ कितने युद्ध लड़े थे? तो अंग्रेजों ने मैसूर के साथ जो है कुल 4 युद्ध लड़े थे। कितने? कुल 4 युद्ध। 1757 में प्लासी के युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी का सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो 1757 में जब प्लासी के युद्ध हुआ था उस समय सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो आपका इसका राइट आंसर रॉबर्ट क्लाइव ने, रॉबर्ट क्लाइव, ऑप्शन नंबर 30 का राइट आंसर देगा। हैदर अली कहाँ का शासक था? तो हैदर अली जो था यह मैसूर का शासक था। कहाँ का? मैसूर का। प्लासी और बक्सर की लड़ाई ने अंग्रेजी शासन का स्थापना किया था किसका? तो प्लासी और बक्सर की लड़ाई में जो था बंगाल पर अंग्रेजी शासन ने स्थापना किया था, बंगाल को, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर जाएगा। प्लासी युद्ध, तो प्लासी युद्ध के बारे में देखा जाए तो सही उत्तर देगा ऑप्शन नंबर क्या? तो सही हो जाएगा 23 जून 1757 को हुआ था प्लासी का युद्ध। ये कहाँ हुआ था? तो पश्चिम बंगाल में नदिया जिले के भागीरथी नदी के किनारे, तो ऑप्शन नंबर जो 30 का ध्यान रखिएगा। ब्रिटिश द्वारा प्लासी युद्ध किसके नेतृत्व में लड़ा गया था? तो ब्रिटिश द्वारा प्लासी युद्ध जो है रॉबर्ट क्लाइव के जो है नेतृत्व में लड़ा गया था, रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में। भारत के सबसे बड़े महलों में से एक जिसे अम्बा विलास के रूप में जाना जाता है, यह वाडियार महाराजा का निवास था किसका? तो मैसूर का, ऑप्शन नंबर इसका राइट होगा, वाडियार महाराजा मैसूर का निवास था। मुर्शिद कुली खान ने खुद को बंगाल का नवाब घोषित कर दिया और अपनी राजधानी ढाका से हटाकर कहाँ लाया था? तो ढाका से हटाकर जो है मुर्शिदाबाद लाया था। कहाँ पे? मुर्शिदाबाद।
मुर्शिद कुली खां जो थे बंगाल की राजधानी ढाका से हटा करके जो है मुर्शिदाबाद लाया था, और मुर्शिदाबाद से जो था मुंगेर जो था मीर कासिम ने ले गया था। तो ये ध्यान रखिएगा राजधानी। हैदर अली ने अंग्रेज के साथ मद्रास की संधि पर हस्ताक्षर किए, जिसमें से दोनों उनके उभयनिष्ठ शत्रु विरुद्ध परस्पर मदद के लिए सहमत हुए थे। तो ये हुए थे मराठा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है मराठा। भारत की स्वतंत्रता से पहले सबसे बड़ा सामंती राज्य कौन था? तो भारत की स्वतंत्रता से पहले सबसे बड़ा सामंती राज्य कौन था? तो यह होगा जाएगा हैदराबाद। ऑप्शन नंबर सी इसका है हैदराबाद। चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध का प्राथमिक कारण निम्नलिखित में से क्या था? तो इसका मुख्य कारण देखा जाए तो टीपू की शक्ति को पूरी तरह से नष्ट करने के उद्देश्य से अंग्रेजों का मैसूर पर आक्रमण करना था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस संधि के परिणाम स्वरूप तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हुआ था? तो संधि हो जाएगा तो श्रीरंगपट्टनम की संधि। कौन सा संधि? श्रीरंगपट्टनम। पहल का हुआ था मद्रास की संधि, दूसर का हुआ था मंगलौर की संधि, और तीसर का हुआ था श्रीरंगपट्टनम, और चौथा में हुआ था सहायक संधि लाया गया था। तो ध्यान रखिएगा। पलासी की लड़ाई किस नदी के तट पर हुआ? तभी हमने बताया कि पलासी की लड़ाई जो है ये पश्चिम बंगाल के भागीरथी नदी किनारे, और जो गंगा है उसी को भागीरथी नदी फिर नाम पड़ जाता है पश्चिम बंगाल में, तो भागीरथी नदी किनारे हो जाएगा। एक भागीरथी नदी जो था कहाँ था? तो हरि यानी कि उत्तराखंड में था, और फिर जो है गंगा नदी जब भारत जो यहाँ पश्चिम बंगाल प्रवेश करती है, फिर उसके बाद भागीरथी नदी नाम पड़ जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा भागीरथी। टीपू सुल्तान मस्जिद कहाँ पर स्थित है? तो टीपू सुल्तान की मस्जिद जो है यह कोलकाता में। कहाँ पे? कोलकाता में। मराठों का उदय एवं विकास देखते हैं। तो मराठों ने सन कितना में जो है अहमद शाह अब्दाली को पराजित होकर सत्ता खो दिया था। तो सभी लोग जानते हैं कि मराठों की लड़ाई जो था तृतीय पानीपत का युद्ध हुआ था 1700 कितना में? 61 में। 1761 इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर देखते हैं इसका। ऑप्शन नंबर बी होगा 1761 में जो पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था, उस समय अंग्रेज, मराठा और जो अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था। शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किले को हस्तांतरित किया था? तो ये जो था हस्तांतरित किया था पुरंदर की संधि के तहत। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? तो चेतक। ऑप्शन नंबर 20 का राइट है चेतक। पानीपत के तीसरे युद्ध में अहमद शाह अब्दाली से किससे युद्ध हुआ था? तो पानीपत का तृतीय युद्ध में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। इस युद्ध में दोनों को इतनी सेना जो है यानी कि जो है दोनों की इतनी सेना सब जो है सभी सेना मारे गए थे। इसमें यह निर्णय नहीं कर पाया कि शासक कौन बनेगा और कौन नहीं बनेगा, क्योंकि दोनों को जो है सारी सेनाएं मारे गए थे, बहुत सारे हानि हो गया था। ये ध्यान रखिएगा। सलवाई की संधि के हस्ताक्षर किए थे, जिसमें से पहले एंग्लो मराठा युद्ध को समाप्त किया था। तो यह हुआ था मई 1782 में सलवाई की संधि हुआ था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। शिवाजी का जन्म इनमें से किस किले में हुआ था? तो जन्म कहेगा तो आपका इसका राइट आंसर क्या जाएगा? तो चार हो जाएगा शिवनेरी के दुर्ग में। और जो राजाभिषेक कहाँ किया था? तो रायगढ़ के दुर्ग में राजाभिषेक किए थे। ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कि शिवाजी ने 1660 के दशक में हमलों की श्रृंखला का नेतृत्व करने के लिए रणनीतियों का उपयोग किया था। तो कौन सी रणनीति अपनाया था? तो गोरिल्ला रणनीति और सैन्य रणनीति। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। गोरिल्ला रणनीति जो होता था कि जंगलों में जो छिप करके यानी गोरिल्ला जो है यानी कि पेड़ के जैसा जो भेष बदल करके जो है यानी कि अंग्रेजों को जो है मारते थे। तो ये ध्यान रखिए, इसी को गोरिल्ला पत्ती कहते हैं। पानीपत का तीसरी लड़ाई वर्ष किस वर्ष लड़ा गया था? तो पानीपत का तीसरा लड़ाई 1761 में लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच। और 1760 में वानिवास के लड़ा गया था। यहाँ से देखते हैं ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। तो भारत में अंग्रेजी प्रशासन का सबसे भयंकर अकाल निम्न में से किस दौरान पड़ा था? तो ये जो 1876 से 1878 के बीच पड़ा था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। भारत के किस अकाल संहिता की सिफारिश किस आयोजन द्वारा किया जाता है? तो भारत के लिए अकाल संहिता की सिफारिश किस आयोग द्वारा की गई थी? तो यह स्ट्रैची आयोग द्वारा, स्ट्रैची आयोग। ऑप्शन नंबर 40 का राइट आंसर हो जाएगा। होम चार्जेस या ब्रिटेन में भारतीय सरकार में होम चार्जेस या ब्रिटेन के भारतीय सरकार के खर्चे में सहमति थे किसका? तो
तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 97 हो जाएगा, सी हो जाएगा। यानी कि देखा जाए तो सी रेलवे के ग्रांटेड ब्याज होम चार्जेस या ब्रिटेन में भारतीय सरकार के खर्च में सम्मिलित है, तो रेलवे के ग्रांटेड ब्याज में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया दोस्तों, प्रश्न नंबर 98 है कि भारत में कपास की पैदावार के लिए कृषि विभाग की स्थापना की मांग किसने किया था? तो इसकी मांग जो है मैनवेस्टर कॉटन सप्लाई एसोसिएशन ने किया था, मैनवेस्टर कॉटन सप्लाई एसोसिएशन ने। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता था और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार मानता था, तो ये हो जाएगा रैयतवाड़ी व्यवस्था। कौन? रैयतवाड़ी व्यवस्था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। यह रैयतवाड़ी व्यवस्था जो था ये दक्षिण भारत में लागू किया गया था, यानी कि मद्रास में लागू किया गया था। और जमींदारी जो था यह बिहार, उड़ीसा ये क्षेत्रों में लागू किया गया था, और महलवाड़ी जो था ये पंजाब के क्षेत्र में लागू किया गया था, तो ये ध्यान रखिएगा। ब्रिटिश काल में कृषक वर्ग को किससे पीड़ित किया गया जाता है? तो ब्रिटिश काल में कृषक वर्ग को किससे प्रताड़ित किया गया था? तो यह किया गया था जमींदारों के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत में प्रथम रेलवे लाइन स्थापित किया गया था? तो रेलवे लाइन, डाक टिकट, ये सभी जो था लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में ये लागू किया गया था। अतः सदैव सहमति के साथ और अक्सर वाणिज्य मंडल के निर्देशों पर भारत सरकार चलती है, और इसे जो है व्हाइट मैन बर्डेशन कहा जाता है। यह किसने कहा था? तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी हो जाएगा, यानी कि सचिंद्रनाथ सिन्हा ने कहा था। सचिंद्रनाथ सिन्हा ने। व्हाइट मैन बर्डेशन किसने कहा था? तो सचिंद्रानंद सिन्हा ने। रैयतवाड़ी व्यवस्था प्रारंभिक रूप से प्रारंभ किया गया था कहाँ पे? तो यह प्रारंभ किया गया था रैयतवाड़ी दक्षिण भारत में, तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर 20, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। बिहार में जो था जमींदारी था, बिहार उत्तर प्रदेश जमींदारी, ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कि रजनी पामदत्त ने कहा वे साम्राज्यवाद से लड़ते भी हैं और सहयोग भी करते थे। उन्होंने किस राजनीतिक गठबंधन के बारे में कहा था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में यह कथन कहा था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में। किसने बंगाल में महलवाड़ी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत किया था? तो महलवाड़ी जो था बंगाल में किसने लाया था? तो यह लाया था हॉल्ट मैकेंजी ने। हॉल्ट मैकेंजी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू कराने का कारण था? तो बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू कराने का कारण क्या था? तो भू राजस्व का राजस्व निर्णय करना। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसके द्वारा किसानों को उसकी खेती की जमीन से अलग कर दिया गया था? तो यह अलग कर दिया गया था। निम्नलिखित में से किसके द्वारा किसानों को उसकी खेती की जमीन से अलग कर दिया गया था? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि अस्थायी बंदोबस्त में। ऑप्शन नंबर सी इसका अस्थायी बंदोबस्त में यह किया गया था। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नाम पुस्तक किसने लिखा था? तो यह दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखा गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था यहाँ से देखते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा किस वर्ष जो है स्थायी बंदोबस्त अमल में लाया गया था? तो स्थायी बंदोबस्त जो था यह कब लाया गया था? तो 1793 में लाया गया था। कब? 1793 में लाया गया था लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा, ये ध्यान रखिएगा। भारत में पंचवर्षीय बंदोबस्त किसने लागू किया था? तो पंचवर्षीय बंदोबस्त वारेन हेस्टिंग्स ने लाया था, वारेन हेस्टिंग्स ने। हॉल्ट मैकेंजी ने भारत के राजस्व संग्रह के निम्नलिखित में से कौन सी विधि अपनाई थी? तो हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा जो है ये अपनाया गया था महलवाड़ी व्यवस्था। ये पंजाब के क्षेत्र में जो है महलवाड़ी व्यवस्था हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा अपनाया गया था। और रैयतवाड़ी व्यवस्था जो किसके द्वारा? तो मुंडो के द्वारा लाया गया था, ये ध्यान रखिएगा। इनमें से कौन सा जो है 1853 में अंग्रेजों द्वारा भारत के लिए किए गए सबसे महत्वपूर्ण योगदानों में से एक है, जिसने लोगों को लंबी दूरी की यात्रा करने में सक्षम बनाया था? तो रेल मार्ग। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। बताइए कि जो है कि किसने जो है कब जो है शुरू की गई कि राजस्व प्रणाली और रैयतवाड़ी बंदोबस्त शुरू किया जाना था? तो रैयतवाड़ी व्यवस्था अभी हमने बताया कि यह जो था बॉम्बे डेक्कन यानी कि दक्षिण भारत में रैयतवाड़ी शुरू किया गया था।
तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। दादा भाई नौरोजी किस वर्ष यूनाइटेड किंगडम में हाउस ऑफ कॉमनवेल्थ के प्रथम भारतीय रहे थे? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1892 में रहे थे। उनमें से किसने 1867 में भारत की प्रति व्यक्ति आय की गणना और उसकी अपनी किताब पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इंडिया में प्रकाशित किया था? तो ये दादा भाई नौरोजी ने प्रकाशित किए थे। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर। दादा भाई नौरोजी ने 1867 में। इनमें से कौन सा जो है 1853 में अंग्रेजों द्वारा भारत के लिए किए गए सबसे महत्वपूर्ण योगदानों में से एक है, जिनमें लोगों को लंबी दूरी की यात्रा करने में सक्षम बनाया था? तो ये हो जाएगा रेल मार्ग। ऑप्शन नंबर जो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अस्थायी बंदोबस्त लागू करने के समय वर्धमान का राजा कौन था? तो अस्थायी बंदोबस्त जिस समय लागू किया गया था उस समय वर्धमान का राजा कौन था? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि तेज चंद था, तेज चंद। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया कि रैयतवाड़ी व्यवस्था को किया गया था? तो ये आपका इसका राइट ऑप्शन नंबर ए, बम्बई में। रैयतवाड़ी व्यवस्था दक्षिण भारत के बम्बई में लागू किया गया था। सन 1853 में एक यातायात के लिए पहला रेल मार्ग खोला गया था, तो कहाँ से कहाँ के लिए? तो बम्बई से थाने के लिए। ऑप्शन नंबर जो सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत में पहली यात्रा रेलगाड़ी निम्नलिखित में से किस राज्य से शुरू किया गया था? तो यह महाराष्ट्र से शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि भारत में पहली यात्री रेल कब चली थी? तो यह 1853 में चलाया गया था, 1853 में। फर्स्ट बॉम्बे डेक्कन में पहली राजस्व बंदोबस्त संचालन किस वर्ष हुआ था? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1820 में हुआ था। 1818 में भारत की पहली कपड़ा मिल फोर्ट ग्लास्टर की स्थापना कहाँ किया गया था? तो यह जो कोलकाता में किया गया था, फोर्ट ग्लास्टर। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, फोर्ट ग्लास्टर कोलकाता में। स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व भारत का सर्वप्रथम जूट मिल कहाँ स्थापित किया गया था? तो ये बंगाल में जूट मिल स्थापित किया गया था स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व। चंपारण सत्याग्रह से पहले चंपारण के किसानों को पचकठिया प्रणाली को अपनाते थे, जिससे 1 बीघा भूमि के 5 कट्ठों में बोया जाता था। तो ये नील की खेती। ऑप्शन नंबर इसका नील की खेती करना जरूरी था। वर्तमान के पश्चिम उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब के कुछ हिस्सों में जो है 1830 में शुरू किया गया था क्या चीज़? ये जो था महालवाड़ी व्यवस्था शुरू किया गया था, यानी कि पश्चिम उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब के कुछ हिस्सों में 1830 में जो है महालवाड़ी व्यवस्था लाया गया था, ये याद रखेगा। रैयतवाड़ी व्यवस्था वर्ष कितना में शुरू किया गया था? तो रैयतवाड़ी व्यवस्था जो था ये कब शुरू किया गया था? तो सही उत्तर देगा ऑप्शन नंबर बी, 1820 में शुरू किया गया था। ये कहाँ शुरू किया गया था? तो दक्षिण भारत में। भारत में अंग्रेजों द्वारा यात्रियों के लिए रेलवे शुरुआत किस वर्ष किया गया था? तो ये 1853 में, अभी हमने देखा 1853। बताइए कि किसने जो है इजारेदारी व्यवस्था जो है शुरुआत किया था, जिसके अनुसार राजस्व एकत्र करने का अधिकार उच्चतम बोली लगाने वाले 5 साल की अवधि के लिए दिया जाता था? तो ये वारेन हेस्टिंग था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर, वारेन हेस्टिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ से 1857 का विद्रोह देखेंगे। तो 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का गवर्नर जनरल सभी लोग जानते हैं कि लॉर्ड कैनिंग था। 1857 के समय, विद्रोह के समय लॉर्ड कैनिंग जो है भारत का गवर्नर जनरल था। सिपाही विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तभी हमने देखा कि लॉर्ड कैनिंग था। 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया था, तो किसने? तो लॉर्ड कैनिंग ने। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 1857 में किसने जो इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? तो लॉर्ड कैनिंग जो था 1857 में जो है इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था, लॉर्ड कैनिंग ने। निम्नलिखित में से किस वर्ष एनफील्ड राइफल भारत में परिवर्तित किया गया था? तो एनफील्ड राइफल 1856 में परिवर्तित किया गया था, जिसके कारण 1857 में विद्रोह हो गया था। मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े हुए थे? तो ये बैरकपुर छावनी से। ऑप्शन नंबर इसका राइट है, पश्चिम बंगाल के बैरकपुर छावनी से, 34वीं रेजिमेंट। अगला प्रश्न है कि अजीमुल्ला खां सलाहकार थे किसके?
तजमुल्ला खां जो थे तात्या टोपे के सलाहकार थे, तात्या टोपे के। निम्नलिखित को कालानुक्रम संयोजित करना है, तो बताइए कि कालानुक्रम संयोजित करना है तो सही उत्तर देगा आपका, यानी कि 4 जगह सबसे पहले 1 4 3 2, तो 1 4 3 2 हो जाएगा। सबसे पहले मेरठ हत्याकांड हुआ था, उसके बाद आपका हुआ था मेरठ पर अधिकार, उसके बाद आपका हुआ था कानपुर पर अधिकार, अंत में हुआ था आपका दिल्ली घोषणा। तो ये ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर क्या जगह, तो ऑप्शन नंबर 4 जगह 1 4 3 2। 1857 की क्रांति के दौरान पटना डिवीजन का कमिश्नर कौन था, तो विलियम टेलर जो था 1857 की क्रांति के समय पटना डिवीजन का कमिश्नर विलियम टेलर। प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम 1857 से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को पढ़े और नीचे दिए फोटो का उनका मिलान करिए। तो चलिए देखते हैं। मेरठ में विद्रोह कब हुआ था, तो मेरठ हो गया, लखनऊ हो गया, फिर झांसी में हो गया, फिर इलाहाबाद में हो गया। तो सबसे पहले देखा जाए तो मेरठ में जो था ये 10 मई को हुआ था, 10 मई को हुआ था मेरठ में, तो सबसे पहले मेरठ में शुरू हुआ था। उसके बाद लखनऊ से जो था यानी कि बेगम हजरत महल ने किया था, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, और फिर इलाहाबाद से फिर विद्रोह शुरू हुआ था अंत में इलाहाबाद से। तो आपका इस करेक्ट 1 2 3 4। दोस्तों कमेंट बताइएगा कि इलाहाबाद से जो है यानी कि किसने नेतृत्व किया था, यानी कि 1857 के विद्रोह में। 140वां प्रश्न दिया गया है कि कुंवर सिंह जगदीशपुर के में कब प्रविष्ट हुए थे, तो 22 अप्रैल 1858 को, 22 अप्रैल 1858 को जो है कुंवर सिंह जगदीशपुर में जो है प्रविष्ट हुए थे। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो बिहार से कुंवर सिंह ने किया था, कुंवर सिंह ने। तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि इनमें से किसने जो है 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया था, तो सक्रिय भाग लिया था तो नाना साहब ने कानपुर से, बेगम हजरत महल लखनऊ से, मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद से, और जो था बेगम जीनत महल दिल्ली से। तो ये सभी इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 5। 18 मार्च 1857 में मंगल पांडे ने विद्रोह का प्रारंभ कहाँ से किया था, तो ये जो था पश्चिम बंगाल के बैरकपुर छावनी से। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर जाएगा। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था, तो बिहार से जो है वीर कुंवर सिंह ने किया था। किसने, वीर कुंवर सिंह ने। तात्या टोपे कानपुर से किए थे, बिल्कुल याद रखिएगा। 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों के विरुद्ध जिहाद का प्रचार किसने किया था, तो मौलवी अहमदुल्ला शाह ने। मौलवी अहमदुल्ला शाह जो थे ये 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों के विरुद्ध जिहाद का प्रचार किया था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर जाएगा। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के लेखक कौन है, तो इसके लेखक कौन हो जाएगा, तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बी.डी. सावरकर। द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के लेखक कौन है, तो बी.डी. सावरकर। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर जाएगा। महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र किस वर्ष आया था, तो 1858 में आया था महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र। कानपुर में सेना का नेतृत्व किसने किया था, तो कानपुर से जो सभी लोग जानते हैं कि नाना साहब नेतृत्व करते थे, नाना साहब। सूची 1 और सूची 2 को यहाँ पे मिलान करना चाहिए। चलिए सूची 1 सूची 2 को मिलान करते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है कि नाना साहब कहाँ से थे, तो कानपुर से थे। नाना साहब कहाँ से थे, तो कानपुर से थे। नाना साहब कानपुर हो जाएंगे, यानी कि 1 की हो जाएगा 2। फिर आपका हो जाएगा नवाब हामिद अली खां, तो नवाब हामिद खां जो थे ये दिल्ली से थे। मौलवी अहमद उल्ला जो थे कहाँ से थे, तो मोहम्मद अहमदुल्ला जो थे ये आपका लखनऊ से थे, लखनऊ से। और मनी राम दीवान ये कहाँ से थे, तो असम से। तो सही उत्तर हो जाएगा 2 1 3 4, 2 1 3 4 ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के बारे में कहा जाता है कि उसके साम्राज्य की सीमा थी, तो उसके साम्राज्य की सीमा चांदनी चौक से पालन तक, चांदनी चौक से पालन तक। 1800 बताएगा कि वीर कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह शामिल हुए थे, तो शामिल हुए थे कहाँ से, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आरा से, बिहार के आरा जिले से। अगला प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह के से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा था, तो अप्रभावित रहा था, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ हो जाएगा, यानी कि केवल जो है मुंगेर जो है अप्रभावित रहा था, जबकि दानापुर, आरा, पटना, मुजफ्फरपुर सभी प्रभावित रहा था। निम्नलिखित में से बताना है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है,
तो 1857 में दरभंगा, डुमरा और हटवा के महाराजाओं और उनके साथी जमींदारों ने आदमी तथा पैसे से अंग्रेजी की मदद किया था। बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 के विप्लव में क्रांतिकारी का नेतृत्व किया था? तो जगदीशपुर से थे बाबू वीर कुंवर सिंह। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों में चयन किया था। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी, गोरखा, सिख एवं पंजाबी उत्तर प्रांत से। रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में सामना करना पड़ा किससे? तो हीरोज से। ऑप्शन नंबर इसका राइट है, हीरोज से। इसका जब रानी लक्ष्मीबाई का जो है यानी कि समाधि कहाँ है? तो ग्वालियर, याद रखिएगा, मध्य प्रदेश में। 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा था? तो बिहार का जो सभी लोग जानते हैं, कभी हमने देखा कि बिहार का जो भाग था यानी कि बी यानी कि 1857 के बिहार विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा था? तो अप्रभावित रहा था, तो आपका इसका राइट आंसर क्या जगह? तो मुंगेर रहा था। कौन? मुंगेर। ऑप्शन नंबर जो है यानी कि 5 हो जाएगा, यानी कि मुंगेर, केवल बी। अंग्रेजी भारतीय सेना ने चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल किया था? तो ये जो था दिसंबर 1856 में शामिल किया, दिसंबर 1856 में। निम्न में से कौन जो है 1857 के विद्रोह का एक महत्वपूर्ण केंद्र था? तो 1857 का एक महत्वपूर्ण केंद्र कौन था? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि आगरा था। क्या था? आगरा। अगला प्रश्न दिया गया है, आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था, तो पहली लड़ाई कहने वाले कौन थे? तो सही उत्तर हो जाएगा बी.डी. सावरकर ने। बी.डी. सावरकर ने स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था, तो ये ध्यान रखिएगा। और न स्वतंत्रता न पहला स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था? तो ये मजमूदार ने कहा था, तो ये भी ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन जो 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? तो मौलवी अहमदुल्ला शाह। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 का विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नौ संगठन में संबंधित था? तो यह था पील आयोग। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर पील आयोग। किस महीने में पीर अली की घटना में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह की शुरुआत हुआ था? तो जुलाई 1857 में हुआ था पीर अली के विद्रोह में पटना से। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक केंद्र था, तो कहाँ था? तो जगदीशपुर था। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जगदीशपुर। 1857 के विद्रोह के समय दिल्ली का प्रभावी अंग्रेज अधिकारी कौन था? तो आपको बताना है कि 1857 से जो है विद्रोह के समय दिल्ली का प्रभावी अंग्रेज अधिकारी कौन था? तो यहाँ पे आपका राइट निकलेगा इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर 5 हो जाएगा। निम्नलिखित नीतियों में से कौन सा एक नीति 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने देशी राजाओं के प्रति अपनाई थी? तो यह अपनाया था भारतीय राज्यों के यथाशक्ति बनाए रखना। भारतीय राज्यों की यथाशक्ति बनाए रखना। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने जो 1857 ईस्वी के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दिया था? तो षड्यंत्र कहा था हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र, ये जेम्स आउटरम एवं टेलर ने कहा था। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसका नाम 1857 के आंदोलन से जुड़ा हुआ है? तो ये जगह तात्या टोपे। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर, तात्या टोपे। यहाँ से दोस्तों किसान विद्रोह एवं किसान आंदोलन देखेंगे। अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाला प्रथम जनजाति कौन था? तो प्रथम जनजाति जो था खासी था। अंग्रेजों के विरुद्ध जो है विद्रोह करने वाला प्रथम जनजाति खासी जनजाति था। ऑप्शन नंबर सी। केरल में मुपला विद्रोह, मालाबार विद्रोह कब हुआ था? तो ये जो था 1921 में जो था केरल में मुपला विद्रोह हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन फराजी विद्रोह का नेता था? तो ये जगह दादू मियाँ। दादू मियाँ जो थे फराजी विद्रोह के नेता थे। निम्न में से कौन नील आयोग का अध्यक्ष थे?
तो नील आयोग का अध्यक्ष बनाया गया था किसको? तो W.S. सीटन को, W.S. सीटनकर को बनाया गया था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर देगा। मोपला विद्रोह अभी मैंने देखा कि जो कब हुआ था, तो 1700 जो है 1921 से 1922 में हुआ था। 1921 से 1922 में मोपला विद्रोह केरल में होता। कहाँ? केरल में। निम्नलिखित में से कौन सा किसान संघर्ष ब्रिटिश अफीम नीति का परिणाम था? तो यह था फूलागुरी धेवा 1861। बताना है कि किसके द्वारा लिखित नील दर्पण के अंग्रेजों के हाथ नील की खेती करने वाले किसानों की दशा और उनके शोषण की व्याख्या किया गया है। तो नील दर्पण पुस्तक के लेखक कौन है? तो दीनबंधु मित्र हो जाएंगे। देखते हैं ऑप्शन नंबर क्या है। तो ऑप्शन नंबर 4 जगह दीनबंधु मित्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1865 में बंगाल में घटित नील विद्रोह के नेता कौन थे? तो नील विद्रोह के नेता देखा जाए तो शिशिर कुमार घोष थे। ऑप्शन नंबर सी। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान प्रसिद्ध उपन्यास जो है आनंद मठ किससे लिया गया है? तो आनंद मठ जो है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने यह आनंद मठ से लिया गया है, ये याद रखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ किससे ने लिखा था? तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा आनंद मठ लिखा गया था। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से देखेंगे, अन्य जन आंदोलन। निम्नलिखित विद्रोहों में से कौन सा एक 1816 में आरंभ हुआ और 1832 तक चला? तो यह हुआ था कच्छ विद्रोह। कौन सा? कच्छ विद्रोह। मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया था कब? तो यह खड़ा किया था 1895 में मुंडाओं ने बिरसा मुंडा के खिलाफ। बिजौलिया आंदोलन किससे संबंधित है? तो बिजौलिया आंदोलन देखा जाए तो किससे संबंधित था? तो सही उत्तर देगा ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान से संबंधित था बिजौलिया आंदोलन। 1857 के दक्कन के दंगों का तत्कालीकरण किया था? तो महाराजा के द्वारा ऊंची ब्याज दर लगाना, महाजनों के द्वारा ऊंची ब्याज दर लगाना जो था 1857 के दक्कन के दंगों का तत्कालीकरण था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 1921 का मोपला विद्रोह हुआ था, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, मालाबार तट के सहारे। ऑप्शन नंबर सी। कुक्का आंदोलन का किसने संगठित किया था? तो कुक्का आंदोलन के जो है संगठित किया था गुरु राम सिंह। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। कुक्का आंदोलन के जो किसने संगठित किया था? तो गुरु राम सिंह, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सा सन्यासी और फकीर यहाँ पर दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो सन्यासी और फकीर विद्रोह के लक्षण है? तो लक्षण हो जाएगा, तो ये जो थे इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी और सन्यासियों और फकीरों के एक समूह के बीच हुई झड़प की श्रृंखला थी। बिल्कुल सही है। इस विद्रोह का एक कारण तीर्थयात्राओं के मार्गों पर सन्यासी के अबाध आवागमन का प्रतिबंध लगाना भी सही है। 1773 के इस विद्रोह के दौरान वारेन हेस्टिंग ने एक जो है उद्घोषणा करके सभी सन्यासियों को बंगाल और बिहार के निष्कासित किया था। तो ये भी सही है। यानी 1, 2, 3 सही। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1, 3। बंकिम चंद्र चटर्जी ने आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख किया था? तो सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किया था बंकिम चंद्र चटर्जी ने आनंद मठ में। मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों ने विद्रोह करने वाले जनजाति का नाम क्या है? तो खूण जनजाति। मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेज के विरुद्ध विद्रोह करने वाले जनजाति कौन था? खूण जनजाति। खूंड। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। जनजातीय एवं प्रमुख आंदोलन। सिद्धू तथा कान्हू ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो सिद्धू और कान्हू जो था ये संथाल आंदोलन का नेतृत्व किया था, संथाल। अगला प्रश्न दिया गया है कि बेलू थप्पी दल किस भारतीय रियासत से जुड़े थे? उन्हें जो है अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह के लिए जाना जाता है। तो बेलू थप्पी दल किस भारतीय रियासत से जुड़े थे? उन्हें अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह के लिए जाना जाता है। तो त्रावणकोर से जुड़े हुए हैं। ऑप्शन नंबर ए। आत्मसम्मान का अभियान एक ऐसा अभियान है जिसका लक्ष्य ऐसा समाज निर्मित करना है जहां पिछड़ी जातियों को भी समान मानव अधिकार प्राप्त हो। इसकी शुरुआत किसने किया था? तो इसकी शुरुआत किया था किसने? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, E.V. रामास्वामी।
ऑप्शन नंबर बी इसका E.V. रामास्वामी। 1922 में भील सेवा मंडल की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था ऑप्शन नंबर बी अमृतलाल विठल दास ठाकर के द्वारा। भारत में शिक्षा का विकास देखते हैं तो यूरोप के एक अच्छे पुस्तकालय की अलमारी का केवल एक भाग है, भारत और अरब के संपूर्ण साहित्य के बराबर है, यह कथन किसने कहा था? तो लॉर्ड मैकाले का यह कथन दिया गया था। ऑप्शन नंबर 4 होगा लॉर्ड मैकाले का। अंग्रेजी भाषा को भारत में शिक्षा का माध्यम कब बनाया गया था? तो यह 1835 में बनाया गया था अंग्रेजी भाषा को भारत की शिक्षा का माध्यम। लॉर्ड मैकाले संबंधित हैं तो अंग्रेजी शिक्षा से संबंधित हैं लॉर्ड मैकाले। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किसने पढ़ी थी? तो भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पढ़ी थी? तो यह आपका राइट आंसर क्या जाएगा? तो 94 के ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1833 के जो है चार्टर एक्ट। देखते हैं 1835 का जो है मैकाले के मिंट में 1835 के मैकाले के मिंट में जो है भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव पड़ा था। देसी भाषा प्रेस अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो 1800 जो था 78 में देसी भाषा प्रेस अधिनियम पारित किया गया था 1878 में। गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय किसने प्रारंभ किया था? तो यह जो था स्वामी दयानंद, लाला लाजपत राय, महात्मा हंसराज। इस उपयुक्त में से जो है किया जाएगा तो कोई नहीं, ऑप्शन नंबर 4। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो किस वायसराय के द्वारा लाया गया था? तो लाया था रिपन ने, ये लाया गया था लिटन के समय, हटाया गया था रिपन के समय, तो याद रखिएगा। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है तो ल से लाया और ल से लिटन, याद रखिएगा। इनमें से कौन जो है देवबंद स्कूल से जुड़े नहीं थे? तो यह था अल्ताफ हुसैन हाली। देवेंद्र स्कूल से नहीं जुड़े थे अल्ताफ हुसैन हाली, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 1885 में पूना की प्रसिद्ध फर्ग्यूसन कॉलेज शुरू करने वाले कौन थे? तो डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेशनल काउंसिल ऑफ द एजुकेशन की स्थापना कब हुआ था? तो इसकी स्थापना देखा जाए तो 15 अगस्त 1906 को किया गया था, 15 अगस्त 1906 को। अंग्रेजी सरकार ने किस एक्ट के द्वारा भारतीय प्रेस पर पाबंदी तथा नेताओं को बंदी बनाने की कोशिश किया गया था? तो यह किया गया था आपका राइट आंसर होगा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के तहत। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के तहत किया गया था। कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने किया था? तो लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किया गया था। भारतीय शिक्षा के लिए निम्नलिखित युगांतरकारी चरणों पर ध्यान दीजिए। तो भारतीय शिक्षा के निम्नलिखित जो है युगांतरकारी जो है चरणों पर ध्यान दीजिए, तो सही इसका राइट आंसर क्या जाएगा? तो सबसे पहले आपका था हिंदू कॉलेज कलकत्ता, उसके बाद था वुड का डिस्पैच, उसके बाद था आपका कलकत्ता विश्वविद्यालय, अंत में था सबसे पहले आपका था हिंदू कॉलेज कलकत्ता, फिर उसके बाद आपका आ जाएगा चौथा वुड डिस्पैच, फिर उसके बाद आपका जाएगा तीसरा आ जाएगा एडम रिपोर्ट, और अंत में जो था कलकत्ता विश्वविद्यालय। तो ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? बी हो जाएगा। अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम बनाया था कब? तो 1835 में बनाया था, 1835 में। अगला प्रश्न है कि भारत में पश्चिमी शिक्षा प्रणाली का मैग्ना कार्टा किसे कहा गया है? तो यह जो था 1854 के सर चार्ल्स वुड सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की डिस्पैच की। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बताना है कि कब जो है अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में एक शिक्षा प्रणाली पेश की जो वुड डिस्पैच का नाम से जाना जाता है? तो यह था 1854 में। ऑप्शन नंबर जो है इसका राइट आंसर 1854 में पेश किया था। चार्ल्स वुड का आदेश पत्र निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो शिक्षा से। चार्ल्स वुड का आदेश पत्र जो है ये शिक्षा से संबंधित है। ऑप्शन नंबर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा शिक्षा से। सत्रह सौ 91 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने रेजिमेंट
जोनाथन डंकन के हिंदू कानून और दर्शन के अध्ययन के लिए कॉलेज की शुरुआत किया था? तो कॉलेज का नाम था संस्कृत। ऑप्शन नंबर इसका राइट है संस्कृत कॉलेज। 1884 में डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना पुणे में किसने के द्वारा किया गया था? तो आपको बताना है कि किसके द्वारा किया गया था। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बाल गंगाधर तिलक और गोपाल गणेश आगकर हो जाएंगे। बाल गंगाधर तिलक और गोपाल गणेश आगकर। ऑप्शन नंबर जो है 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 1784 में कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना करने का निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य उद्देश्य था? तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो 10 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भारतीय भाषाओं द्वारा धर्म ग्रंथों के अध्ययन को प्रोत्साहन देना। उस डच का नाम बताइए जिसने जो भारत में आधुनिक शिक्षा के संवर्धन में राजा राम मोहन राय की मदद किया था। तो यह मदद किसने किया था? तो डेविड हेयर ने। डेविड हेयर। ब्रिटिशों ने भारत में अंग्रेजों को अनुदेशों का माध्यम कब बनाया था? तो यह माध्यम बनाया था 1835 में। ऑप्शन नंबर इसका राइट होगा 1835 में। दोस्तों यहाँ के बाद हम लोग जो है अगले वीडियो नेक्स्ट में देखेंगे पार्ट 2 में भारतीय समाचार पत्र का इतिहास। तो दोस्तों आप हमें बताइएगा कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन नोटिफिकेशन को जरूर दबा लीजिएगा ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। मिलते हैं दोस्तों पार्ट 2 में। जय हिंद, जय भारत।